दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मौर्योत्तर काल को देखेंगे। इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू है आज किया जाएगा और इस काल में हम कुछ देशी शासक और कुछ विदेशी शासक के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी है कि इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू पूछा गया था आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम में, उन सब को लिया गया है और कुछ ऐसे भी लिया गया जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया था और जो इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे और इससे संबंधित यानी इस काल के संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न लिया गया है सब आपके लिए महत्वपूर्ण है और अच्छा क्वेश्चन सब लिया गया है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका एग्ज़ाम से संबंधित नहीं हो। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले देखिए कौन कौन देशी शासक है। इसमें से शुंग, कण्व और सातवाहन ये देशी शासक हैं जिसे आप ब्राह्मण शासक कर सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण शासक। और इसके बाद यहीं पर 4 विदेशी शासक है। कौन कौन है? इंडो ग्रीक, पहलव, शक और कुषाण। तो चार विदेशी शासक है और 3 देशी शासक के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सारे को लिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट वृषद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो यहाँ पर याद रखेंगे शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किए थे और इसके बाद अग्निमित्र उनका बेटा है। इसके बाद बाकी जो शासक हैं वसुमित्र और नागभट्ट इससे संबंधित नहीं हैं। तो हम इसका अंतिम शासक देखा जाए तो याद रखेंगे देवहूति। ठीक है, यानी शुंग वंश की अंतिम शासक देवहूति और देवहूति की हत्या करके एक नया वंश आएगा जिसका नाम होगा कण्व वंश, जिसका संस्थापक होगा वासुदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो मैंने अभी बताया कि पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति की हत्या करके एक नया वंश स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा कण्व वंश और हत्या कौन करेंगे? वासुदेव। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। ठीक है, और इसी वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। ठीक है, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय का एक महान वंश सातवाहन जो कि जिसकी संस्थापक सिमुक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क यानी कुषाण वंश की बात किया जा रहा है। ठीक है, कुषाण वंश की बात किया जा रहा है। तो कनिष्क का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर यानी पेशावर। ठीक है, यानी पेशावर। ठीक है, तो कनिष्क राजधानी पुरुषपुर होता उस समय था। और इसका एक राजधानी और था मथुरा, जिसे आप कह सकते हैं धार्मिक राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चरक किसके राज्य चिकित्सक था? यानी चरक किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन ये है, तो ध्यान रखिएगा। चरक जो हैं जो एक चिकित्सक थे। ठीक है, एक चिकित्सक थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। और देखिए ये हर्षवर्धन है जो कि पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक है और अशोक भी मौर्य वंश के शासक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये पहला वंश है जिसने भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत की, लेकिन वो भी किसको दिए? तो ब्राह्मणों और बौद्धों को दिए, वो हैं सातवाहन। ठीक है, सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रमाण है और इन लोगों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान यानी कर मुक्त भूमि दिया गया, भूमि अनुदान दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? ठीक है, किसने आरंभ किया?
तो रेशम मार्ग जो कि भारतीयों के लिए वो है कनिष्क, ध्यान रखेंगे। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किए, जिसको आप सिल्क रूट से के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि चीन से चलते हुए ये रोम तक जाती थी, एक रूट जिसको हम, एक पथ है जिसे हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सातवाहन राज्य का राजधानी कहाँ था, ठीक है, तो कहाँ था, प्रतिष्ठान, ठीक है, सातवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं था, ठीक है, तो इसमें कौन ऐसे हैं जो तीनों के समसामयिक नहीं हैं, तो याद रखेंगे बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक समय का है, लेकिन मिलिंद, ये जिसको मिनांडर कहते हैं, ठीक है, मिनांडर जिसको कहते हैं वो एक समय के नहीं हैं, ये अलग समय के हैं। जो ये मिनांडर जो कि इंडो ग्रीक शासक हैं, ये अलग समय के हैं, जबकि बिंबिसार, प्रसेनजीत, आपको पता है मगध शासक बिंबिसार और कौशल शासक प्रसेनजीत, और उसी समय गौतम बुद्ध का समय है, ठीक है। और जबकि ये मिलिंदपन हो, मिलिंद जिसे मिनांडर कहते हैं, तो ये इंडो ग्रीक, ये याद रखिए कि मगध का उत्कर्ष का समय की बात है, और गौतम बुद्ध का अगर देखा जाए तो उसी समय की बात है, लेकिन ये इंडो ग्रीक शासक मौर्य शासक के बाद है, ठीक है, मौर्य वंश के बाद है, तो इसका मतलब ये अलग समय का है, ठीक है, बाकी तीनों एक साथ में, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसकी अभिलेखों में मिलता है, ठीक है, किसकी अभिलेखों में मिलता है, याद रखिएगा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, याद रखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पूर्ण रूप से विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया एक अभिलेख है, ठीक है, और उस समय का लिखा हुआ एक अभिलेख है जो कि संस्कृत में लिखा गया था, इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, ठीक है, तो याद रखेंगे किसने कराया, जो कराया तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सौराष्ट्र में उस समय याद रखेंगे पुष्यगुप्त सौराष्ट्र गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। और आगे अगर देखा जाए तो अशोक, इसके बाद रुद्रदामन, इसके बाद स्कंदगुप्त, तीनों ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, यानी साफ सफाई किया, फिर से ठीक ठाक किया, ठीक है, सब ने किए, लेकिन याद रखेंगे जो इस झील का निर्माण किए थे वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है कुजुल कटफिसस, वीम कटफिसस, कनिष्क प्रथम और होविस्क, ठीक है, ये सब का सब कुषाण शासक है, ध्यान रखेंगे सब का सब कुषाण शासक है, लेकिन यह पूछा जा रहा है आपको कि सोने का सिक्का जारी करने श्रेय किसे दिया जाता है, याद रखेंगे वीम कटफिसस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे भी वीम कटफिसस को याद रखेंगे कुषाण का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, तो नियमित उपयोग के जो किए थे वो है वीम कटफिसस, ठीक है, जो कि कुषाणों का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कुजुल कटफिसस ये कुषाण का संस्थापक है, और कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध स्तंभ, ये बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, ठीक है, कनिष्क का जो सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है, ठीक है, 81 ईस्वी है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किए थे। तो ये प्रतिमा कहाँ से लाया गया था, मथुरा से लाया गया था, और मथुरा से लाकर कनिष्क ने क्या किए थे, ये कनिष्क राज्यारोहण आपको पता है 78 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, और 78 ईस्वी में जब हुआ है इसके 3 साल के बाद कनिष्क ने क्या किए थे, सारनाथ में इस स्तंभ को स्थापित किए थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं 81 ईस्वी जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक
किस वर्ष में हुआ? तो याद रखेंगे, अभी मैंने बताया राज्याभिषेक हुआ था 78 AD यानी 78 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में। और इसे हम शक संवत के नाम से भी जानते हैं, शक संवत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? मैंने अभी बताया शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में, जो कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत और शक संवत में क्या अंतर है या कितना का अंतर है? तो आपको पता होना चाहिए, विक्रम संवत, ठीक है, 57 BC, ठीक है, और शक संवत 78 AD, दोनों को जोड़ दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 7 कितना हो गया? 15, ठीक है, 8 7 15 और 7 5 12 1 13 यानी 135 वर्ष, ठीक है। विक्रम संवत 57 BC और शक संवत 78 AD, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा, यानी कहने मतलब है अंतर वर्ष आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? मैंने अभी बताया 57 ईसा पूर्व, ठीक है, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 ईस्वी का शक संवत का वर्ष होगा, ठीक है। तो 2019 पहले तो आप ये समझेंगे, और इसके बाद शक संवत कब है? 78 ईस्वी है, ठीक है, 78 ईस्वी है, यानी 78 ईस्वी ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, यानी 0 से लेकर 78 साल पहले है, तो इसके लिए 78 साल को घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 331, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 1931, ठीक है। तो इस प्रकार 2009 में अगर हम 78 को घटा देते हैं तो 1931 इसका आंसर आ जाएगा, यही होगा कि शक संवत वर्ष 1931 होगा, क्योंकि 78 वर्ष आगे है, इस ईस्वी है, तो इसीलिए 0 अभी से हमारा जो चल रहा है वो 0 से चल रहा है, 78 वर्ष अधिक है शक संवत, तो उसको 78 वर्ष को घटा देंगे तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कूट के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें, ठीक है। तो देखिए कनिष्क के समय में कौन कौन था? तो कनिष्क के समय में अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है, कालिदास, गुप्त वंश की बात करेंगे, ठीक है, और कंबन, ये दक्षिण भारत के एक महान लेखक हैं। तो इस प्रकार कनिष्क के समय में अगर देखा जाए तो अगर कंबन की बात करेंगे हम, तो ये 12वीं शताब्दी की है, 12वीं शताब्दी के हैं। तो इस प्रकार अगर हम सिर्फ अगर कनिष्क की बात करें तो अश्वघोष और वसुमित्र, यानी आपका 1 और 2 जहाँ भी है वो आपका सही आंसर होगा, 1 और 2 जहाँ पर है यानी सी आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? अश्वघोष, चरक, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि अश्वघोष कनिष्क दरबार में यानी कनिष्क के समकालीन थे। इसके बाद चरक, आपको फिर इसी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, चरक कनिष्क के दरबार में रहने वाले एक चिकित्सक हैं, और नागार्जुन भी इसी के समय के हैं, और इसी में एक नाम जो पतंजलि दिखाई पड़ रहा है ये इसके दरबार में नहीं रहते थे। ये किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसमें से पुरोहित के रूप में पतंजलि ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है? तो जिस लेख से मिलता है उस लेख का नाम है अयोध्या लेख, ठीक है, अयोध्या लेख। तो घाटी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल शासक के हैं, ठीक है। तो और इसके बाद सारनाथ लेख, बेसनगर लेख अलग बात है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है? तो अयोध्या लेख से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ठीक है। तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि 3 देशी राज्य के बारे में जो कि ब्राह्मण शासक कहते हैं। पहला शुंग, इसके बाद कण्व, इसके बाद सातवाहन। तो शुंग वंश के बाद जिसने शासन किया यहाँ पर वो है कण्व, जिसका संस्थापक वासुदेव, ठीक है, वासुदेव, और अंतिम शासक सुशर्मा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ण व्यवस्था का रक्षक जिसको कहा जाता है उनका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। कहा जाता है कि सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था, चारों वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि इसने वर्ण व्यवस्था को रक्षक किया था, यानी रक्षा किया था, इसलिए रक्षक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, यानी मौर्य शासक के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन था? तो याद रखेंगे वो है आपका सातवाहन। ऐसे तो पल्लव, चोल, चालुक्य सब हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्या है? मौर्य के बाद। ठीक है, तो मौर्य के बाद जो होंगे वो सातवाहन शासक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर दोनों होगा बी और सी, क्योंकि आपको याद होगा कि मौर्य वंश का मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर ने उसे कंधार, काबुल, हेरात सब दिए थे, यानी अफगानिस्तान चला गया, भारत से बाहर की सीमाएं तक है। ठीक है, और कुषाण का भी शासन भारत से बाहर तक था। इस प्रकार इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो आपको याद रखेंगे, ये आपका जो सही सुमेलित है वो कुषाण। ठीक है, कुषाण यानी गंधार कला। ठीक है, बाकी कोई सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, चित्रधूसर मृदभांड, ये हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। ठीक है, अजंता चित्रकारी मुगल काल का नहीं है। मराठा पहाड़ी चित्रशैली मराठा काल का नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सही सुमेलित है वो कुषाण गंधार शैली। ठीक है, गंधार शैली। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी किस समय में ये इसका विकास हुआ? तो याद रखेंगे ये कुषाणों के समय में विकास हुआ। गंधार शैली का मतलब है कि भारतीय शैली, ठीक है, भारतीय शैली और ग्रीक शैली का मिश्रण को हम गंधार शैली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो गंधार कला, ठीक है, बार बार अभी मैं बोल रहा हूँ, गंधार कला यानी कुषाण की बात किया जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख यानी रुद्रदामन की, मिलिंद पन्हो यानी मीनांडर का, और तक्षशिला यानी पथिक का। इस प्रकार आप देखिए 3, 4, इसके बाद 1 और लास्ट में 2, 3, 4, 1, 2 जहाँ भी हो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 3, 4, 1, 2 यानी आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अफगानिस्तान का बामियान जो है वहाँ पर पहाड़ी पर, अफगानिस्तान की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा बुद्ध प्रतिमा बनाया गया था, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने या तालिबान के लोगों ने, तालिबान शासन व्यवस्था ने इस बुद्ध प्रतिमा को नष्ट कर दिया, या कह सकते हैं बम से इसे उड़ा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया जो भारतीय यूनानी यानी भारतीय, ठीक है, भारतीय प्लस यूनानी कला में यूनानी का जो कला का मिश्रण है उसे हम गंधार कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? मैंने शुरुआती में कहा था कि जो विदेशी शासक मेरे पास आए थे उसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक आए थे। ठीक है, इसके बाद पहलव है, इसके बाद शक है, इसके बाद कुषाण है। यहाँ पहलव का नाम कहीं दिया हुआ नहीं है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहले यूनानी होगा, फिर शक होगा, फिर कुषाण, यानी आपका आंसर ए सही है। ठीक है, यहाँ पर होता तो बीच में पहलव घुस जाता है, यहाँ पर इस जगह पे पहलव आ जाते हैं, और इस प्रकार होता यूनानी, पहलव, शक, कुषाण। लेकिन जब पहलव है नहीं
तो या पार्थियन है नहीं, तो यूनानी, शक और कुषाण आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? जिसे हम सातवाहन शासक कहते हैं, इसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में पुराणों के अनुसार इसने आंध्र प्रदेश को जीता था, इसलिए इसे आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी लंबी सूची मत्स्य पुराण में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? जो कलिंग नरेश खारवेल जो उड़ीसा से संबंध रखते थे, वो चेदी वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जिसका झुकाव है, भारी झुकाव, वो है खारवेल। ठीक है, ये अशोक के पुत्र दशरथ। ठीक है, और बृहद्रथ कौन है? तो बृहद्रथ आपको पता है मौर्य वंश के अंतिम शासक है, और हुविस्क कौन है? तो कुषाण वंश के शासक हैं। ठीक है, इस प्रकार जैन धर्म का जो भारी झुकाव जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वो आपका है खारवेल। ठीक है, क्योंकि अशोक के बाद जो भी शासक बने वो या तो बौद्ध धर्म को अपनाएं या तो फिर सनातन धर्म को लेकर चलें। ठीक है, हुविस्क जो हैं ये भी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। इस प्रकार जैन धर्म के लिए एकमात्र शासक हैं खारवेल यहाँ पर। ठीक है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख आपको पता है ये रुद्रदामन का है। ठीक है, सारनाथ लेक अशोक। ठीक है, इस प्रकार उसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपको हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा? याद रखेंगे एक नाविक, अज्ञात नाविक ने लिखा है। ठीक है, ये अज्ञात नाविक ने लिखा है, इसका अभी तक लेखक पर नहीं चल पाया, इसलिए इसका आंसर आपको डी होगा, ध्यान रखेंगे, कोई सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी? पुराणों के अनुसार सातवाहन राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। ठीक है, क्योंकि पुराण के अनुसार इसे आंध्र सातवाहन भी कहा गया, जबकि एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ आंध्र सातवाहनों का शासक कहाँ था? प्रतिष्ठान था, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहाँ पर अमरावती है यानी आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। तो पुराणों के अनुसार सातवाहनों का जो राजधानी है वो अमरावती था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, वो प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। ठीक है, एक ब्राह्मण का प्रयुक्त इन्हीं के लिए हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच पे यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? देखिए, पर्दा प्रथा भारत में था नहीं, ये यवनों ने हमें दिया, यानी यूनानियों ने हमें दिया, और हमारे घरों में आज पर्दा लगा हुआ है। इससे पहले शुरुआती दौर में पर्दा का इस्तेमाल हम लोग रंगमंच पे करते थे, पर्दा गिरता था, पर्दा उठता था, लेकिन धीरे धीरे ये घर तक चला आया और हम अपने महिलाओं को पर्दा का पीछे रखना शुरू किए, और जबकि सबसे अधिक शोषण पर्दा प्रथा में महिलाओं को हुआ है। और ये पर्दा प्रथा मेरे पास था नहीं, हम लोग यूनानी से एडॉप्ट किए हैं, उसी से लिए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है कौन सा है? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, सत्य है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ राज पुरोहित थे, ये भी सही है। भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दे दिया जाता है, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो आपका सी सही नहीं है, वानभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये कितना बार मैं बोल चुका हूँ, जो मिश्रण है वो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल किस होने का कारण था? किस लिए प्रसिद्ध था तक्षशिला? जिस लिए प्रसिद्ध था वो है आपका गंधार कला। ठीक है, गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? यानी सब में है लेकिन अधिक मात्रा में किस में है? तो वो है मथुरा संग्रहालय। ठीक है, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? जिस क्षेत्र में हुआ वो है वास्तुकला। ठीक है, यानी घर बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए जितने भी आपके वास्तुकला हैं उसका विकास सर्वाधिक इस समय में हुआ। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर बसने सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया? मैंने आपको अभी बताया था
कि ये चारों आक्रमण करेंगे और सिलसिलेवार क्रमशः सब सही क्रम में है, ठीक है। यानी बैक्ट्रियन, यूनानी, इंडो ग्रीक की बात किया गया है, ठीक है, पर्थियन, शक और कुषाण। तो मौर्यों के बाद जो आक्रमण का सिलसिला जारी हुआ, एक श्रृंखला जारी रहा, उसमें सबसे पहले जिसने आक्रमण किया था वो है बैक्ट्रियन ग्रीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो कनिष्क के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो है वो है चतुर्थ बौद्ध संगति। याद रखेंगे, इसके समय में जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन में हुआ था, याद रखेंगे। और ये प्रथम शताब्दी का है, ठीक है, प्रथम शताब्दी का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इस बौद्ध संगति का अध्यक्षता किए थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, जो कि एक महायान शाखा और हीनयान शाखा में दो धर्मों में दो खंड में कह सकते हैं, दो शाखाओं में बट गया बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ठीक है, किसका समकालीन था। मैंने अभी भी बताया आपको, पतंजलि जिसके समकालीन हैं उनका नाम है पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। कनिष्क के समय का नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त काल के समय की नहीं है, गौतम पुत्र सातकर्णी के समय का नहीं है, जिसके समय के हैं वो है पुष्यमित्र सुंग के समय पतंजलि हैं, ठीक है, एक व्याकरणविद थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया। मैंने बहुत पहले बता चुका हूं कि जिस राजा ने जारी किया है वो है शक राजा रुद्रदामन, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जिसे कहते हैं, तो जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है और सबसे लंबा अभिलेख के रूप में है, ठीक है। तो शक राजा जूनागढ़ अभिलेख, शक राजा रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था। तो ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक लेख है, अभिलेख है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, ठीक है। तो जो राजा हैं उनका नाम है गोंदोफर्निज, ठीक है। इस समय हमारे यहाँ ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा 50 MCQ है, जो कि मौर्योत्तर काल से लिया गया था और आपके लिए चुन के लिया गया था ताकि आपका एग्जाम में काम आए, ठीक है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से आप देखेंगे और आपको इससे बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इसे ज़रूर देखें और अंत तक देखेंगे, ठीक है। चलिए आज हम यहीं तक रुकते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे और अगला आपका MCQ होगा गुप्त काल का, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।